एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑफ टर्म 2 दैट इज वाटर। तो ये जो चैप्टर है इसको पढ़ाने की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल सा लेंथी चैप्टर लग रहा है और काफ़ी बच्चों के नेक्स्ट मंथ मिड टर्म्स भी हैं। सो फाइनली हियर आई एम विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन। अच्छे से हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये चैप्टर ईजी लगने लगेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, वाटर इंट्रोडक्शन। वाटर क्या होता है? पानी, जल, हम सबको पता है वाटर क्या होता है। अब हम इसको नॉर्मल एज वाटर नहीं पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री की भाषा में इसको पढ़ने वाले, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर लाइक एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अभी थोड़ा सा बेसिक समझो। हम सबको पता है कि जीवित रहने के लिए जो प्लैनेट है हमारा अर्थ है, उस पर जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, फॉर आवर सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है कि हम सांस लें। ठीक है, सांस हम किसको लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो वी ब्रीथ इन एयर, फिर ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, देन हम इनहेल आउट कर देते हैं। दैट्स डिफरेंट टॉपिक। इतना समझो कि हमें एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से वाटर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और देखो, नॉर्मली क्या ज़रूरत है हमें? फूड, एयर, वाटर, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कहाँ से मिल रही है हमें? ये सारी की सारी जो तीनों चीज़ें वो क्या हैं? दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं और ये सारी के सारी अर्थ पे मौजूद है। दैट्स वाई वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। बाकी कोई भी ऐसा प्लैनेट अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया जहाँ पे फुली आप अच्छे से जाकर सर्वाइव कर पाओ। ठीक है, चलो दैट्स टॉपिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो सिंपल सी बात इतना समझो कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए फॉर द सर्वाइवल, उसमें से एक चीज़ एयर, वाटर है और एक चीज़ एयर है। ठीक है, वाटर जो है इट कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। धरती का जो सरफेस है उसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ये मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखो, लेट्स से दिस इज अर्थ, रादर आई विल ड्रॉ इट हेयर। ठीक है, अब देखो, लेट्स से कि ये हमारी अर्थ है, इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इसमें से जो 3/4 सरफेस है, यानी एक ये 1/4 हो गया, फिर ये 2/4 हो गया, तो ऐसे करते हैं, यस, ये 1/4 एरिया हो गया, दिस इज 2/4, देन वी हैव 3/4। तो 3/4 जो एरिया है ये किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और जो ये वाटर है, एक तो इसने इतना सारा कवर कर रखा है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, साथ ही साथ ये जो सर्वाइवल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। इन सारी की सारी जो प्रोसेस है उसकी फंक्शनिंग में, मेटाबॉलिज्म वो भी एक फंक्शनिंग प्रोसेस है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हो रही होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो कौन प्ले करता है? वाटर। ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट अकर्स बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। जो वाटर है वो आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में भी। अब देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री लग रही है। फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है, ये भी आप अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। वाटर जो कि आप हमें ओशन से मिलता है, रिवर्स, वेल्स से मिलता है, उसको हम नेचुरल वाटर कहते हैं। ठीक है, जो पानी हमें ओशंस, रिवर्स, वेल्स ऐसी चीज़ों से मिलता है उसको हम नेचुरल वाटर कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरली हमें अर्थ जो नेचर है उससे प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वाटर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ाया था दैट वाज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब इफ़ यू कैन रिकॉल, तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर कह लो, ऑफ अ सब्सटेंस कह लो, मेड अप ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। और वहीं पे कंपाउंड क्या होता है? 2 or more kinds of atoms combined chemically in a fixed proportion.
तो वाटर जो है ये एलिमेंट नहीं है, मतलब वाटर जो है वो सेम टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम से नहीं बना हुआ है। जो वाटर है क्या वो वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है? ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो वाटर है वो एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। वाटर एक कंपाउंड है। अब वाटर के कंपाउंड होने का मतलब ये है कि वाटर का जो प्रपोर्शन है, सबसे पहले कंपाउंड क्या होता है? टू, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दो या दो से ज्यादा अलग टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना है वो। एक तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, फिर दूसरी चीज़ जो ये एटम्स हैं ये कैसे बने हुए हैं? मैकेनिकली कंबाइंड कैसे हैं? इसके जो एटम्स होंगे वाटर के, और देखो वाटर क्योंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन जनरल, किसी भी कंपाउंड की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी वाटर पे एप्लीकेबल होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो वाटर है इट इज़ द एटम्स ऑफ वाटर आर कंबाइंड केमिकली कंबाइंड होती हैं। किसमें कंबाइंड? केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि वो फिक्स प्रपोर्शन में होता है। और इन्हें आप सेपरेट कैसे कर सकते हो? कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। इसको आप सिर्फ और सिर्फ जो एटम्स ऑफ हैं वाटर, इसको आप सिर्फ केमिकल मीन्स से ही सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी कम टू बैक टू हेयर। जो वाटर है ये एलिमेंट नहीं है बट ये कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? कौन से एलिमेंट्स का कंपाउंड है? अब आप ये यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, कंबाइंड इन द रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू 2 है और ऑक्सीजन जो है उसकी वैल्यू 1 है। जो पहले लिखा होगा वो उसकी वैल्यू, पहले रेशियो, इसको क्या कहते हैं? इसको रेशियो कहते हैं। आई होप आप रेशियो पढ़ रहे हैं। एंड यस, वन थिंग न्यू, अगर क्लास 6 के किसी भी बच्चे को लगता है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ ग्रामर कवर कर पाऊँ बाय द टाइम आपके एनुअल सारे नहीं तो एटलीस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं। तो अगर मुझे काफ़ी सारे बच्चों का आता है रिक्वेस्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाया जाए ऑन माई चैनल, आई कैन बी वेरी श्योर एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी टू एक्सप्लेन एज मैनी टॉपिक्स एज पॉसिबल बाय द टाइम आपके अभी जो अपकमिंग फोर्थकमिंग एग्जाम्स हैं उनके तक मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर मैथ्स पढ़नी है किसी ने तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट अगर आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो फिर मैं साथ में ही सबकी वीडियोज़ बनाने लगूँ। ओके, सो अभी तक मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। किसी को और सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ने हैं, सो जस्ट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन अपना कि मतलब आप कौन से ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए किस सब्जेक्ट का। ठीक है, नाउ बैक टू द सब्जेक्ट। हम ये पढ़ रहे थे कि जो वाटर है वो कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O होता है। सॉरी, मैं फॉर्मूला कह रही हूँ बट आप समझ गए होगे, आई होप। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिंबल की। हाइड्रोजन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन का सिंबल है। ये 2:1 के रेशियो में, मतलब ऑक्सीजन के एटम 2 होते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। इसलिए वाटर का फॉर्मूला, क्योंकि 2:1 रेशियो में होते हैं, इसलिए वाटर का फॉर्मूला कितना होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यू राइट एन H, ठीक है। सो लेट मी मेक इट अ डार्क कलर। आपने H लिखा, फिर जो 2 है वो आप लाइन के नीचे बनाओगे एंड देन एन O। ठीक है, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसको सब्सक्रिप्ट करके लिखना कहते हैं। देखो, जस्ट इमेजिन, मैं यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ कर दे रही हूँ तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। डोंट नो व्हाई इट डिडंट हैपन। देखो, एक लाइन, जस्ट इमेजिन, एक लाइन ये है, अनदर लाइन आई एम ड्रॉइंग नाउ, एक लाइन ये है कि आप नॉर्मली सारे बच्चे इसी कॉपी में लिखते हैं इस टाइप की डबल लाइन में। तो आप कैसे लिखने वाले हो? H2O। फॉर राइटिंग H2O आप पहले H बनाओगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल बनाते हो, कैपिटल H, फिर 2 यू विल मेक सच
कि जो लाइन है उसको ये क्रॉस करना चाहिए, जो 2 है, जो बॉटम लाइन है उसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। H2 एंड देन यू राइट एन O, ठीक है। H और O नॉर्मल होगा, कैपिटल में होगा, 2 जो है इस तरह से थोड़ा नीचे करके लिखना होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू सेपरेटली। अब हम टॉपिक्स पे आते जाते हैं एंड नाउ अब मैं जल्दी जल्दी आपको अच्छे से समझाते जाऊँगे। रिसोर्सेज ऑफ वाटर की बात करी जाए तो रिसोर्सेज ऑफ वाटर 2 कैटेगरी में आते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जब भी हम बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ वाटर की तो 2 कैटेगरी में आते हैं। ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो रिसोर्सेज हैं, और एक रिसोर्सेज होते हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट कीवर्ड्स, ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस। एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं पानी के जो आपको धरती के सतह पे यानी सरफेस पे मिल जाएंगे, और एक टाइप के ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बिलो द अर्थ सरफेस मिलेंगे, बिलो अर्थ सरफेस, ठीक है। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज विच आर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये देखो मैंने अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे आपको माइंड मैप दिखाकर शो करने की कोशिश करी है। वन इज लेक वाटर, एक लेक वाटर होता है एक रिसोर्स। अनदर इज सी वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर, स्नो एंड फ्रॉस्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, आपको अलग से याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं स्नो और फ्रोस्ट की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट में स्नो और फ्रोस्ट, हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में स्नो एंड फ्रोस्ट, ये नेचुरल फॉर्म्स हैं ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट है ऑन द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट कम्स रेन वाटर। रेन वाटर क्या है ये बात याद रखना, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर जो कि लगभग ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर जो लगभग सारी की सारी इम्प्योरिटीज से फ्री है वो कौन सा है, रेन वाटर है, ठीक है। रेन वाटर जो है हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करके वीक एसिड बनाए, ठीक है। अगर यदि जो रेन वाटर है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व अपने अंदर ही मिला लेता है व्हेन इट इज रेनिंग, या कभी भी जब रेन वाटर डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर ही, उसको कहते हैं, जैसे आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो जब कोई चीज़ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है ना, तो उसको हम एक सॉल्यूशन कहने लगते हैं। तो रेन वाटर अगर डिसॉल्व कर लेता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी करता है तो हो सकता है कि वो वीक एसिड्स बनाए। देखो अगर करता है तो वीक एसिड बनेगा, पर हो सकता है वो डिसॉल्व करे, हो सकता है ना करे। मे डिसॉल्व मीन्स नॉट 100% चांसेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स की अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि इवॉल्व होते हैं, कहाँ पे इवॉल्व होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स में, क्योंकि वो पोल्यूशन वगैरह थोड़ा रिलीज हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व यानी रिलीज होना, मैं यहाँ पे एरो करके लिख दे रही हूँ सो दैट यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इवॉल्व से आई मीन रिलीज। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं दे मे डिसॉल्व इन रेन वाटर, वो हो सकता है रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाए, और अगर वो रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड, देखो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगी, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो एसिड रेन कॉज होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि क्या होती है, व्हाट इज एसिड रेन, तो आपको क्या लिखना है, आप पूरा लिखोगे इंडस्ट्रियल रीजन्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई होती है, इट मे डिसॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स रेस्पेक्टिवली, जिससे एसिड रेन होती है। नाउ वी कम टू रिवर वाटर। रिवर वाटर जो है वन ऑफ द इम्प्योर फॉर्म्स है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्योरेस्ट फॉर्म, और ये इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल वाटर है। क्यों? क्योंकि मोस्ट फॉर्म्स ऑफ सरफेस वाटर जो है वो रिवर वाटर में एंटर हो जाता है। सरफेस वाटर के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो जाके रिवर वाटर में एंटर होते हैं। अब जो रिवर वाटर एक ऐसी इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज सच एज सैंड पार्टिकल्स, उसमें सैंड पार्टिकल जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बैक्टीरिया, मिनरल सॉल्ट्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये डिजॉल्व होती हैं आफ्टर सॉइल इरोजन एंड डिजॉल्व्ड गैसेस, ठीक है। कौन सी इम्प्योरिटीज, इतना आपको पता होना चाहिए। सैंड पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं पतले पतले, जिसको कहते हैं ना बहुत छोटे छोटे से, ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, मिनरल सॉल्ट जो कि डिजॉल्व होते हैं आफ्टर सॉइल इरोजन, और क्या होता है इसमें, डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती हैं इन रिवर वाटर।
We come to lake water now, the fourth form of resource of water. अनदर इम्प्योर फॉर्म है, ये भी इम्प्योर फॉर्म है ऑफ नेचुरल वाटर. इसमें क्या कंटेन करते हैं? इट ऑल्सो कंटेन्स इम्प्योरिटीज एंड अदर सोल्यूबल सॉल्ट्स. इसमें एक नई चीज़ आई आपके पास, सोल्यूबल सॉल्ट्स. वो ऊपर हमने नहीं हमने क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे सोल्यूबल सॉल्ट पढ़ा था, यहाँ पे हमने मिनरल सॉल्ट्स पढ़ा था. ठीक है. सी वाटर की बात करिए तो मोस्ट इम्प्योर, सबसे ज़्यादा एकदम सबसे ज़्यादा प्योर कौन सा होता है? रेन वाटर. और सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कौन सा होता है? इट्स सी वाटर, जो कि कंटेन करते हैं 3% से भी ज़्यादा, लगभग 3% और उससे ज़्यादा भी होता है कभी कभी. तो ओवर 3% हम कहते हैं, ओवर 3% सोल्यूबल सॉल्ट्स वो कंटेन करता है, इंक्लूडिंग उसमें सोडियम क्लोराइड भी आता है. जो सी वाटर है उसमें और क्या होता है? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कौन से होते हैं? सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम होते हैं एंड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम भी होते हैं. Coming to the second type of resources, which are resources below the earth surface, well water and spring water. मैं अगर well water की बात करूँ तो जो अर्थ की impervious rocky layers, impervious मतलब कोई भी एक ऐसी लेयर जिसके थ्रू कोई भी फ्लूइड पास नहीं कर सकता. When I talk about fluid तो मैं रिफर कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, मैं यहाँ पे आपसे गैसेस की भी बात कर रही हूँ और मैं आपसे लिक्विड्स की भी बात कर रही हूँ. ये आपको पता होना चाहिए, ये इन जनरल होता है. जब भी मैं फ्लूइड नाम लूँगी इट ऑलवेज मीन्स गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ. तो जो अर्थ के सरफेस की इम्परवियस ऐसी लेयर्स, रॉकी लेयर्स, जिनसे ना तो गैस पास सकता है ना तो फ्लूइड पास हो सकता है, उसके ऊपर इम्परवियस रॉकी लेयर्स के ऊपर क्या होता है? वेल वाटर होता है. उसके अंदर जो वेल वाटर होता है उसमें क्या होता है? इट कंटेन्स सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. वेल वाटर क्या कंटेन करता है? soluble impurities. स्प्रिंग वाटर जो है इट इज़ द नेचुरल वाटर एक्यूमुलेटेड. नेचुरल वाटर होता है पहली बात, जो कि एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे? अबव द रॉकी लेयर्स ऑफ द अर्थ, विच फोर्सफुली कम्स आउट अंडर प्रेशर. कहाँ पे होता है? रॉकी, अबव द रॉकी लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो कि ज़बरदस्ती प्रेशर की वजह से ऊपर आता है. कहाँ से आता है? फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस. अर्थ के सर्फेस से बहुत उसको प्रेशर मिलता है, उस प्रेशर की वजह से वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाहर आता है. ठीक है. उसको हम स्प्रिंग वाटर कहते हैं. इट्स अ नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर. और ये क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन्स सोल्यूबल सॉल्ट्स एंड मिनरल्स. सोल्यूबल वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्ट एंड मिनरल से हो सकता है आपके स्कूल में मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ना दिए जाएँ, तो सोल्यूबल भी लिखो तो इट्स मोर बेटर. बात करें जाए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की, वी कम टू द बेसिक यूजेस ऑफ वाटर. लाइफ प्रोसेसेस, वाटर इज यूज बाय ऑल प्लांट्स. वो कहाँ कहाँ पे वाटर यूज़ होता है? वाटर कहाँ यूज़ होता है? प्लांट्स में. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, और ह्यूमंस एंड एनिमल्स में एक्सक्रीशन. ऐसी प्रोसेसेस के लिए हमें ज़रूरत होती है पानी की. हाउस होल्ड में बात करी जाए तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन प्लेसेस, और फाइंड्स न्यूमरस एप्लीकेशंस सच एज पौधों को पानी देना, कपड़े धोना, नहाना, सफाई करना, खाना बनाना. जो पानी है उसका हम यूज़ तब भी करते हैं जब हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है, या तो हम पानी को डायरेक्टली यूज़ करेंगे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ फायर एक्सटिंग्विशर. या तो आप एज इट उसको डायरेक्टली यूज़ कर लो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर आप उसको ऐसे यूज़ करते हैं एज अ, मतलब किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने देखा है जो रेड कलर के कहना चाहिए मुझे सिलेंडर शेप के होते हैं कंटेनर्स, तो उसमें भी पानी होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है. हो सकता है लिक्विड फॉर्म में ना हो बट होता है. ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सर्व्स एज अ मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. वाटर शिप्स के द्वारा जब पानी वो जो कोई भी गुड होता है, कोई भी सामान होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी वाटर का बहुत ही मेजर रोल होता है. ठीक है. कमिंग टू हैबिटेट, वाटर जो है वो एक हैबिटेट की तरह सर्व करता है. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मरीन लाइफ के लिए, जैसे विच इज़ प्रिफर्ड प्लेस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव. अच्छा, ये यहाँ पे दैट इज करके ऐसे ही आ गया है, बट लेट मी टेल यू हैबिटेट से क्या मतलब है. हैबिटेट का डेफिनेशन है ये, प्रिफर्ड प्लेस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव. हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहना प्रेफर करता है. ठीक है. इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करी जाए तो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस.
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वाटर, वो स्टीम जनरेट करता है इन बॉयलर्स जो कि यूज़ होती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जो वाटर है इट इज़ ऑल्सो यूज इन केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग और क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए केमिकल और बाकी इंडस्ट्रीज में भी वाटर को यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चरल यूजेस की बात करी जाए तो वाटर जो है वो यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ वो पेस्टिसाइड्स के एज अ मीडियम फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, जब हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं उसमें भी एज अ मीडियम वो यूज़ होता है। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जस्ट रिविजन टू दैट, यस, स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। जब हम फ्रीज करते हैं, ऑन फ्रीजिंग जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आप सबको पता है। रूम टेम्परेचर में वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग करने पे जो वाटर है वो स्टीम और वाटर वेपर यानी गैशियस स्टेट। बॉयल करते हो जब पानी को तो वो स्टीम या वाटर वेपर बन जाता है विच इज़ गैशियस स्टेट। ठीक है, अब अनदर टॉपिक इज अकरेंस ऑफ वाटर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो वाटर है अलग अलग स्टेट्स में कैसे अकर करता है। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट में वाटर इज स्नो एंड फ्रॉस्ट। लिक्विड स्टेट की बात करूँ तो वो होता है इन सी वाटर, रिवर वाटर एंड लेक वाटर। गैशियस स्टेट की बात करूँ तो वाटर वेपर इन एयर। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट ऑफ वाटर। और वाटर वेपर क्या है, नहीं देखो कितनी वाटर वेपर है एक एयर में, इट डिपेंड्स अपॉन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट की क्या कंडीशंस चल रही हैं, कैसा वेदर चल रहा है, बेसिकली क्लाइमेट की क्या कंडीशन चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि एयर में कितनी वाटर वेपर है। देन वी कम टू इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये भी मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया आपको, जब मैंने मैटर पढ़ाया था तो तब मैंने आपको पढ़ाया था इंटरचेंज क्या होता है। ठीक है, देखो ये वाला डायग्राम कर लिया, आपको इंटरचेंज सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ फ्रॉम द टेक्स्ट, देन हम डायग्राम पे मूव करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला जो चेंज होता है सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। आइस जो कि सॉलिड स्टेट में होती है उसको जब मेल्ट करोगे तो वो पानी बन जाएगी, वाटर बन जाएगी विच इज इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इंटरचेंज जो है, इंटरचेंज इज बेसिकली एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर के स्टेट्स की बात करें बट वाटर इज ऑल्सो मैटर, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट की मैं बात करूँ तो लिक्विड हमारे पास वाटर था, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसको जब तुम हीट करोगे, ऊपर देखो मेल्ट किया था तो वो पानी बना, अब हीट करोगे तो वो स्टीम बन जाएगा, और जब वो स्टीम बनेगा तो वो गैशियस स्टेट में आ जाएगा। अब जब तुम स्टीम को कंडेंसेशन करोगे, ऊपर क्या किया, पहले हमने मेल्टिंग किया फिर हीटिंग किया, अब हम कंडेंसेशन कर रहे हैं। जब तुम स्टीम को कंडेंस करोगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलेगा वाटर वापस से मिल जाएगा, और वाटर को जब हम फिर से फ्रीज कर देंगे तो हमें आइस मिल जाएगी अगेन। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आप खत्म हो गया। ठीक है, देखो बिलो 0 डिग्रीज जो है वाटर आइस की तरह एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ आइस वो एग्जिस्ट करता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, और 100 डिग्रीज के ऊपर जब चला जाता है तो वाटर टर्न्स टू वेपर। नाउ आई कम टू दिस डायग्राम। ऐसा तो नहीं बट हाँ लगभग ऐसा ही एक डायग्राम आपकी भी बुक में दिया गया है। अब देखो वी बिगिन विद सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आइस है, इसको जब मेल्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर विच इज़ वाटरी ओनली। ठीक है, अब जो ये है हमारे पास लिक्विड वाटर, इसको जब मैं इवेपोरेट करूँगी, बेसिकली इवेपोरेशन की जगह मुझे यहाँ पे बॉइलिंग कहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको इवेपोरेट करूँ या मैं बॉयल करूँ तो जो मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे पास वाटर वेपर होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, इट्स नॉट इन योर कोर्स टिल आई एम टेलिंग यू। जब गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, अच्छा नहीं, लेट्स लीव दिस, इफ़ आई टेल यू विल गेट कन्फ्यूज। इतना याद रखो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब देखो इसका उल्टा होता है। अब एक बार आपको गैस मिल गई, अब मैं इसके ऑपोजिट जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकती हूँ, गैस डेफिनेटली। अब मेरे पास गैस में क्या है, वेपर्स है। अब मैं जब वेपर्स को कंडेंसेट करूँगी, कंडेंसेशन के प्रोसेस से गो थ्रू कराऊंगी,
तो मेरे को वापस से वो वाटर मिल जाएगा विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट। अब मैं वाटर को जब फ्रीज करूँगी मुझे क्या मिल जाएगी, आइज। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन अ साइकिल सॉर्ट ऑफ थिंग। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू वाटर साइकिल। वो अभी मैंने आपको साइकिल बताया तो वी आर हेयर विद वाटर साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए न्यू है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल गो स्लो क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स फ्रॉम, सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, कहाँ से सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में एंड बैक टू द अर्थ सरफेस। पहले सर्कुलेशन ऑफ वाटर से कहाँ पे गया, इट मूव्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पहले जो पानी है वो अर्थ की सरफेस से कहाँ गया, इट वेंट टू द एटमॉस्फेयर। सो लेट मी डू इट, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से जो वाटर था वो पहले अर्थ की सरफेस पे गया, सही है। अब अर्थ की सरफेस पे होता है पानी, तो ये अब कहाँ पे जाएगा इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। इट विल गो टू द एटमॉस्फेयर। वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस कहाँ पे जाने वाला है, इट विल गो टू द एटमॉस्फेयर। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मैं कलर चेंज कर रही हूँ, रीज़न बीइंग सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर से वो वापस कहाँ पे आएगा, इट विल कम बैक टू दी अर्थ सरफेस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैक टू दी अर्थ सरफेस, बैक टू दी अर्थ सरफेस एज रेन वाटर। अब जो वापस वो अर्थ के सरफेस पे आएगा तो वो रेन वाटर के फॉर्म पे आएगा, ठीक है। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सर्कुलेशन होता है वाटर का, कहाँ से, अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर तक, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द अर्थ सरफेस, कैसे, एज रेन वाटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब देखो इसको हमने दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है, जो वाटर साइकिल है उसको मैं दो पार्ट में नॉर्मली भी डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इस टाइप से चार्ट के फॉर्म में नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो हेडिंग वाइज आपके में भी डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अर्थ से, मैं अर्थ लिख रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ सरफेस, चलो मैं लिख देती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाने का प्रोसेस। अर्थ की सरफेस पे था पानी, वो एटमॉस्फेयर में कैसे गया। फिर हम वापस से पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से, ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई रोट देयर, एटमॉस्फेयर से वो अर्थ की सरफेस पे कैसे आए और फिर उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। सो देयर यू गो। फर्स्ट इज इवेपोरेशन, सबसे पहली प्रोसेस जो आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। देखो सन की जो रेज हैं वो अर्थ पे फॉल करती हैं और फिर वो उसके सरफेस को गर्म कर देती हैं, और जो अर्थ की सरफेस पे हवा होती है, एयर होती है, उसको भी गर्म करती हैं। ये सारा आपने पढ़ रखा है अंडर द टॉपिक सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। जो हीट होती है वो वाटर को इवेपोरेट करती है, कहाँ से इवेपोरेट करती है, फ्रॉम द स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड द सी। वाटर जो कि मेनली वाटर वेपर के फॉर्म में है वो भी एटमॉस्फेयर में ऐड होता है बाय respiration by living organisms, burning of fossil fuels and transpiration by plants। ये तीन प्रोसेसेस हैं। इसकी जो क्या कहते हैं, what do we call it, जो वर्ड इक्वेशन है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है रिटन इन रेड कलर्स, ठीक है। ध्यान से, ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये एग्जाम में आती हैं। सिंपली इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपन्स इन दी प्रोसेस। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, और जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस से लेकर प्रोडक्ट तक सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ वी कम टू अर्थ की सरफेस से जब एटमॉस्फेयर में, अर्थ की सरफेस पे एटमॉस्फेयर में जब जा रही है तो अनदर थिंग विच टेक प्लेस इज नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। सबसे पहले इवेपोरेशन हुई, फिर हमने बात करी, बेसिकली अभी हमने सिर्फ इवेपोरेशन की बात करी, फिर सेकेंडली हमने बात करी कि एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में वो कैसे ऐड होता है। नाउ वी कम टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब जो वाटर वेपर है अलॉन्ग विद द वार्म एयर, जब वार्म एयर, देखो आप सबको पता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो लेस डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड राइज करती है, फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट होता है। ये फिजिक्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जब वो राइज होती है, अपवर्ड राइज होती है, उसके साथ साथ जो वाटर वेपर है वो भी राइज होगी, क्योंकि वाटर वेपर कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में तो प्रेजेंट है।
तो वार्म एयर के साथ साथ वाटर वेपर के साथ साथ वार्म एयर के साथ साथ वाटर वेपर भी ऊपर राइज हो गई, जहाँ पे हाइयर एल्टीट्यूड में जब वो राइज होती जाती है वैसे वैसे हाइयर ऑल्टीट्यूड जो काफ़ी ऊंची हाइट्स होती हैं वहाँ पे जो ये होती है इट कंडेंसेस। क्या कंडेंस होती है? वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होगी। अब वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में डायरेक्ट सॉलिड में जा नहीं सकती, ऊपर वो जाती है लिक्विड स्टेट में इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जिससे क्लाउड्स बनते हैं। बैक टू दी अर्थ सर्फेस एज रेन वाटर पे अगर मैं आऊँ तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी? रेन की। अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड पढ़ा। अब मैंने देखो बताया क्या आपको कि जो कंडेंस हुआ था वाटर वेपर वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाएगा विच आर क्लाउड्स। ठीक है, अब जो ये क्लाउड्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं, और जब वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बढ़ता है, साइज जो होता है वो बढ़ता रहता है, और जब वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज इंक्रीज होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फॉल होती हैं, वो गिरती हैं किस पे? ऑन दी अर्थ, वो अर्थ पे गिरती हैं एज रेन वाटर। रेन वाटर जो है वो स्ट्रीम्स में गिरता है। रेन वाटर जो है इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द सॉइल। सॉइल जो है वो रेन वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और कलेक्ट करता है अंडरग्राउंड, और स्ट्रीम्स में वो वाटर फिर फ्लो हो जाता है। ठीक है, स्ट्रीम वाटर अब स्ट्रीम्स में फ्लो हुआ तो अब हम उसको स्ट्रीम वाटर कहते हैं। स्ट्रीम वाटर जो है वो रिवर्स और सीज एंटर कर जाएगा। जो स्ट्रीम वाटर है उसको अपना आउटलेट कहाँ पे मिलता है? इनटू रिवर्स, और जो ये स्ट्रीम वाटर है फिर रिवर्स के बाद कहाँ जाता है? सीज में एंड देन ओशंस। रिवर और सी वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है फॉर्मिंग क्लाउड्स, दस कंटिन्यूइंग द वाटर साइकिल। वो फिर से इवेपोरेट कर जाएगा, क्लाउड्स बना देगा और वापस से फॉर्मेशन ऑफ रेन होगा, एंड फिर इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल है वो कंटिन्यू होता रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल की बात करी जाए तो वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन करता है किसे? बल्कि बैलेंस करता है वाटर इन नेचर। नेचर में जितना पानी है उसको बैलेंस करके रखता है, ना ज़्यादा ना कम होने देता है, और साथ ही साथ वो रेगुलेट भी करता है। मेंटेन किसको करता है? वेदर कंडीशंस ऑन अर्थ। अर्थ पे जो वेदर कंडीशंस है उनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब ये आप देखो वाटर साइकिल की जो यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है। हेयर यू कैन सी सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, हमने पढ़ा था वी स्टार्टेड कि जो वार्म एयर है वो राइज होती है। देखो यहाँ पे सन है, अब सन की वजह से जो यहाँ के मैं अपने से एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट ऑन द डायग्राम। यहाँ की जो हवा है वो क्या हो गई, वो उसमें जस्ट ना कहोगी जो हवा है उसमें रेस पड़ी तो वो गर्म हो गई, तो वो राइज करेगी। एंड व्हेन द एयर राइजेस फ्रॉम हेयर, तो वो क्या जब राइज होएगी व्हाट विल इट बिकम? विल बिकम लेस डेंस। और जब वो राइज होती है ऊपर जाती है तो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाके वो क्या बनाती है? हाई एल्टीट्यूड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट जो वाटर वेपर होता है हमारे पास, क्या था? वाटर वेपर। जो ये वाटर वेपर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? वाटर ड्रॉपलेट्स में। और जब ये कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में तो वो क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब क्लाउड्स बनते हैं तो फिर क्या बनती है? फॉर्मेशन ऑफ रेन होता है। जब रेन का फॉर्मेशन होता है तो ये वापस से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट ये रेन कैसे बनती है? जब साइज ऑफ क्लाउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो बर्स्ट कर जाते हैं और रेन जो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर गिरती हैं। तो जब ये चीज़ होती है फिर जो रेन वाटर है कहाँ पे चला जाता है? सीधी सी बात है, ये पहले किस में जाएगा? आई विल जस्ट मेंशन दी इम्पॉर्टेंट नेम्स नाउ। अब जो ये पानी है, ये मेरा पिंक कलर का आई हैव ड्रॉन यहाँ पे पानी, डोंट गेट कंफ्यूज क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाटर विल, अच्छा नहीं, आई शुड बी, मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे पानी को ऐसे लेके जाना चाहिए। जस्ट सी इट नाउ। ठीक है, मैं करूँ, आई एम डूइंग इट विद ऑरेंज नाउ। देखो यहाँ पे जो ये देखो ये वाटर है, इस क्लाउड्स हैं, इनकी साइज़ देखो कितना बढ़ गया, दे विल बर्स्ट। और फिर जो ये पानी है ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? ये हो सकता है आपको स्ट्रीम ना लग रही हो, सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दो। सबसे पहले वो स्ट्रीम में जाएगा, स्ट्रीम से जाके इट गोज़ इनटू रिवर्स। पहले पानी स्ट्रीम में गया, फिर पानी यहाँ पे आकर रिवर्स में आ गया, रिवर के बाद वो जाके कहाँ पे ज्वाइन करता है? सी में। जस्ट इमेजिन कि ये सी हो गई मेरी, ठीक है, सी में हो सकता है जाए, हो सकता है वो ओशन में जाए,
और उसके बाद ये सारा पानी जो है ये वापस से ये वाली जो एरिया है ये इवेपोरेट कर जाएगा। देखो ये डॉट 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 सारी इवेपोरेट है, ठीक है, इवेपोरेट कर दिया एंड दस कंटिन्यूइंग दी वाटर साइकिल। सो दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। आई नो इट विल गेट लेंदी और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया है आई होप अभी तक मैं क्लियर हूँ। कुछ टॉपिक्स हमारे अभी रह गए, जैसे अगर मैं बैकवर्ड काउंटिंग में आपको बताऊँ तो हमारा एक वाटर कंजर्वेशन रह गया, हमारे पास पोल्यूशन ऑफ वाटर सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक विच इज़ लेफ्ट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फोर्थ इज़ पोर्टेबल वाटर। पाँचवा वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये 5 टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं। जितने भी ये 5 टॉपिक्स बचे हैं इट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसका लिंक जैसी वीडियो में अपलोड कर दूंगी सेकेंड पार्ट, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया है यह समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एंड अगेन हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वो वाली वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपसे इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स का पूछा है, सो उसके बारे में भी मुझे जस्ट इन्फॉर्म मी इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'll see you soon in my next video. Bye bye and take care.